हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। ये हमारा सेमेस्टर 1 चल रहा है और सेमेस्टर 1 में जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है हम उसे कवर कर रहे हैं। और हमारी जो पॉलिटिकल है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी और हिंदी में इस बुक का नाम दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। देखिए, ये जो बुक है इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पहले पहले। और देखिए, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो 1, वीडियो 2 एंड आज हमारी वीडियो 3 होने वाली है। तो अगर आपने वीडियो 1 एंड वीडियो 2 नहीं देखे हैं तो आप इन्हें भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें भी मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करवाए हैं। तो देखिए, ये जो वीडियोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप मोर सब्जेक्ट के लिए एंड आने वाले सेमेस्टर के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आप उन्हें देख पाएँ। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस वीडियो में हम पूरी ही बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर रहे हैं पूरी ही सीरीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन थे अब हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी लास्ट वीडियोज़ में रह गए थे। चलिए फिर हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारीवादी परिप्रेक्ष्य के विकास पर चर्चा करें। यानी जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है इसका विकास कैसे हुआ ये आपको चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं परिचय से कि परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। इसके परिचय को देखेंगे। परिचय में आप लिख सकते हैं, नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना है। यानी देखिए, जो नारीवाद है वो एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जिसका जो उद्देश्य है वो महिलाओं को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना है। यह परिप्रेक्ष्य पितृसत्तात्मक संरचना, लिंग भेद और महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य का विकास ऐतिहासिक रूप से विभिन्न चरणों में हुआ है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाता है। यानी देखिए, जो नारीवाद है उसका जो विकास है वो एक चरण में नहीं बल्कि कई विभिन्न चरणों में हुआ है, जो नारीवादियों द्वारा महिलाओं के लिए अधिकार और जो उनकी अधिकारों की बात की गई उसको दर्शाने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे नारीवादी परिप्रेक्ष्य के विकास के चरण, यानी जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य है उसके जो विकास के चरण है अब हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। जो पहला चरण है यानी प्रथम चरण है हमारा उदारवादी नारीवाद, जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान था। मुख्य विचार जो थे, यह चरण महिलाओं के एक कानूनी और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित था, विशेष रूप से मतदान अधिकार और शिक्षा में समानता। यानी देखिए, जो पहला आंदोलन चला था या ये कहें पहला जो चरण था उसमें जो कानूनी अधिकार होते हैं और राजनीतिक अधिकार होते हैं वो महिलाओं को दिलाने की बात हुई थी। खासकर जो हमारा मतदान अधिकार होता है, यानी वोट देने का अधिकार, और शिक्षा में समानता की बात की गई थी इसमें। इसके जो प्रमुख आंदोलन है वो हैं मैरी वॉल्टेस्ट की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जो कि इन्होंने 1792 में लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महिला मताधिकार आंदोलन। यानी महिला मताधिकार आंदोलन हो रहे थे, इसकी क्या मांग थी? समान शिक्षा की मांग की गई थी, संपत्ति और मताधिकार का अधिकार मांगा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्वितीय चरण, जो सामाजिक नारीवाद कहलाया, जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था। इसकी जो विचार थे या ये कहें इसके जो विचार थे वो क्या थे? यह चरण केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं था, बल्कि ये समाज में लैंगिक भेदभाव, घरेलू शोषण और श्रम बाजार में असमानता का वो भी चुनौती दे रहा था। क्योंकि देखिए, ये जो था ये अब कानून तक ही सीमित नहीं रह गया था। ये लैंगिक भेदभाव जो होते हैं महिलाओं के साथ, जो घरेलू शोषण होते हैं, श्रमों में असमानता है, यानी करवाते सेम काम है लेकिन उन्हें वेतन कम दिया जाता है महिलाओं को, तो इसके खिलाफ ये लड़ा गया था। ठीक है, इसके जो प्रमुख आंदोलन थे वो थे सिमोन द बोवार की द सेकंड सेक्स, जो कि हमारी 1949 में लिखी गई थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे महिला अधिकारियों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख मांग थी इसके अंतर्गत क्षेत्र में समान वेतन। नेक्स्ट था विवाह और परिवार में महिलाओं के अधिकार। नेक्स्ट होता है गर्भपात और प्रजनन अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे तृतीय चरण, यानी जो हमारा थर्ड चरण था उसको सांस्कृतिक और विविधतापूर्ण नारीवाद के नाम से जाना गया, जो कि 20वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। प्रमुख विचार जो थे, यह चरण विविधतापूर्ण मुद्दों जैसे कि जातीयता, वर्ग, धर्म और लैंगिक पहचान पर केंद्रित था। यानी ये वाला जो चरण था ये जो जातीयता है, वर्ग है, धर्म है, लिंग पहचान है, इन पर केंद्रित था। और जो प्रमुख आंदोलन थे इसमें
ब्लैक फेमिनिज्म और एक था LGBTU+ अधिकारों में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख मांगे। जो इसकी प्रमुख मांगे थी वो क्या थी? इसकी प्रमुख मांगों में आप लिखेंगे बहुलतावादी दृष्टिकोण का समावेश, यानी इसके अंतर्गत बहुलतावादी दृष्टिकोण का समावेशन हुआ। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्कृति और पहचान आधारित समस्याओं का समाधान मांगा गया। ठीक है, अब हम देखें फोर्थ चरण, जो कि हमारा डिजिटल नारीवाद है, यानी फोर्थ चरण को हम डिजिटल नारीवाद कहते हैं, जो 21वीं शताब्दी में शुरू हुआ। अब हम देखेंगे प्रमुख विचार। डिजिटल युग में नारीवाद ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए यौन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाया है। ठीक है, यानी इस टाइम पे जो यौन उत्पीड़न होता है, साइबर बुलिंग होती है और लैंगिक असमानताएं होती हैं, उनको उजागर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख आंदोलन कि कौन कौन से प्रमुख आंदोलन है। इसमें आप लिखेंगे #MeToo अभियान। नेक्स्ट है आप इसमें लिखेंगे डिजिटल स्पैम में महिलाओं के अधिकार। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख मांगे। इसमें प्रमुख मांगों में है साइबर सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष देखेंगे नारीवादी परिप्रेक्ष्य का विकास एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं ने कानूनी अधिकारों के लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान तक के लिए संघर्ष किया है। यानी देखिए इसका जो विकास है वो एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं ने सिर्फ कानूनी अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार होते हैं उनके लिए भी संघर्ष किया है। आज ये परिप्रेक्ष्य न केवल महिलाओं की समानता की वकालत करता है, बल्कि व्यापक सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए भी प्रेरणा बनाता है। यानी देखिए ये आज जो परिप्रेक्ष्य है, ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों और उनकी ही वकालत नहीं करता, बल्कि ये जो सामाजिक न्याय है और मानवाधिकार है उसकी भी परिप्रेक्षण करता है, उसके बारे में भी सोचता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद पर चर्चा करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद पर चर्चा करनी है। चलिए फिर बिना देरी करे इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। स्टार्टिंग करेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरे एक अवधारणा है, जो राजनीतिक, समाज और सांस्कृतिक पर गहरा प्रभाव डालती है। वैश्वीकरण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दुनिया के देशों और समाजों के बीच बढ़ती परंपराएं, निर्भरता और संपर्कों को दर्शाती है। दूसरी ओर उत्तर आधुनिकतावाद एक बौद्धिक आंदोलन है, जो आधुनिकतावाद के सिद्धांतों को चुनौती देते हुए विविधता, बहुलता और संदर्भ आधारित सच्चाई पर जोर देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। चलिए देखेंगे इसके जो प्रमुख विचार हैं। यानी वैश्वीकरण का तात्पर्य वस्तु, सेवा, विचार और संस्कृतियों का वैश्विक स्तर पर प्रसार है। यह संचार, व्यापार और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव होता है। यानी देखिए वैश्वीकरण का अर्थ ही ये है कि जो हमारी सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, विचार हैं और संस्कृति है, उसको विश्व स्तर पर पहुंचाना और उनका आदान प्रदान करना, वही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो देखेंगे। पहला हम देख आर्थिक एकीकरण, तो बाजार और वैश्विक व्यापार का प्रसार करती है, यानी वे विश्व स्तर पर जो व्यापार है उसको बढ़ाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान। संस्कृति का वैश्विक स्तर पर घुलना मिलना, यानी संस्कृति का भी वैश्विक स्तर पर घुलना मिलना होता है, जिसकी वजह से हम एक देश की दूसरे देश तक संस्कृति को जाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रौद्योगिकी का प्रभाव। इंटरनेट और सूचना क्रांति ने वैश्वीकरण को गति दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन, ये सभी देशों को एक तरह से राजनीतिक सहयोग और आर्थिक सहयोग देने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं। पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं सांस्कृतिक विविधता और संपर्क को दिखाता है। अब हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में आप लिखेंगे स्थानीय संस्कृति और पहचान का संरक्षण करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय संकट पैदा करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद के उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी जो विचार है या ये कहें परिभाषा लिखेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद दृष्टिकोण को
खारिज करती है जो एकमात्र सत्य और प्रगति में विश्वास रखते हैं। यानी देखिए उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो आधुनिकतावाद के दृष्टिकोणों को खारिज करती है, उन्हें गलत साबित करती है। इनका मानना है कि जो एकमात्र जो सत्य है इनके अनुसार वो सिर्फ विकास करना है या आगे बढ़ना है। ये विविधता, पहलुओं और सापेक्षता पर जोर देते हैं, और ये जो है उत्तर आधुनिकतावाद वाले ये विविधता पर, बहुलता पर और सापेक्षता पर जोर देने का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत आप पहला लिखेंगे संदर्भ आधारित सच्चाई, कि किसी भी विचार या सच्चाई को संदर्भ और समय के आधार पर देखा जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विविधता और बहुलता। वह विविध दृष्टिकोणों और मतों पर समर्थन करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आधुनिकता की आलोचना। यह आधुनिकता की तर्कसंगतता और सार्वभौमिकता के विचार को चुनौती देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन, स्थानीय और पहचान की रक्षा पर जोर देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख प्रभाव, कि इसके कौन कौन से प्रमुख प्रभाव होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे ज्ञान और सच्चाई के बारे में नई दृष्टिकोण देता है, सत्ता और अधिकार के पारंपरिक स्वरूप की आलोचना करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सत्य, कला और राजनीति में नवाचार करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध, यानी जो वैश्वीकरण है और उत्तर आधुनिकतावाद है इन दोनों के बीच संबंध क्या है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे वैश्वीकरण उत्तर आधुनिकतावाद के विचारों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह विविधता और सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देता है। यानी देखिए जो वैश्वीकरण है वो उत्तर आधुनिकतावाद के जो विचार हैं उनको प्रोत्साहित करता है, उन्हें बढ़ावा देता है, क्योंकि ये भी जो विविधता है और सांस्कृतिक संपर्क है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, और वैश्वीकरण भी वही कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद वैश्वीकरण की एक रूपता और बड़े नैरेटिव्स का विरोध करता है। यानी ये जो है ये वैश्वीकरण की एक रूपता और जो नैरेटिव्स होते हैं उनका विरोध करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद दोनों ने आधुनिक समाज और राजनीति को नई दिशा दी है। जहाँ वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ने का काम किया है, वहीं उत्तर आधुनिकतावाद ने शक्ति, सच्चाई और पहचान के सवालों को चुनौती दी है। दोनों के प्रभावों को संतुलित करके समाज में अधिक प्रगतिशील और समावेशी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्शवादी सिद्धांत क्या है और यह राजनीतिक दायित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो क्या है और ये किस तरह से राजनीतिक दायित्वों को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो पहले हम देखेंगे परिचय से। परिचय में आप लिखेंगे आदर्शवादी सिद्ध राजनीतिक दर्शन की वह शाखा है जो समाज, राज्य और राजनीतिक तत्वों के बारे में आदर्श और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह सिद्धांत मानवीय मूल्यों, नैतिकता, न्याय के आदर्शों को प्राथमिकता देता है। यानी ये जो सिद्धांत है ये मानवीय मूल्यों, नैतिकता और जो न्याय के आदर्श होते हैं उनको प्राथमिकता देता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि समाज और राज्य को केवल व्यवहारिक आवश्यकता के आधार पर नहीं बल्कि उच्च नैतिकता और आदर्श सिद्धांतों पर संचालित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे प्रमुख विचार, कि इसके जो प्रमुख विचार है। पहला आप लिखेंगे राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति और अधिकारों का संचालन नहीं बल्कि नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक स्थान को सुनिश्चित करना है। यानी ये जो है ये सोचते हैं कि जो राज्य है उसका केवल उद्देश्य शक्ति का संचालन करना नहीं बल्कि जो नागरिक हैं उनके नैतिक और बौद्धिक उत्थान को बढ़ाना है, यानी उन्हें बौद्धिक स्तर पर अच्छा बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक दायित्वों को नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये विचार कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नैतिक और आदर्शवादी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख विचारक के इनके जो हैं वो प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो पहले हैं प्लेटो। इन्होंने आदर्श राजनीति की कल्पना की जहां न्याय और नैतिकता सर्वोच्च थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन रॉल्स। न्याय का सिद्धांत थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने समानता और स्वतंत्रता पर बल दिया है, जॉन रॉल्स ने। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। चलिए राजनीतिक सिद्धांत के परिचय देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत वह अध्ययन है जो राजनीति, राज्य और समाज में
जुड़े बुनियादी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यानी ये जो है ये राजनीति और राज्य और जो समाज होता है उससे जो जुड़े बुनियादी सवाल जवाब देने का प्रयास करता है। यह सत्ता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करता है। जो इसके प्रकार होते हैं उस पर देख लेते हैं। पहला होता है हमारा आदर्शवादी सिद्धांत, जो कि हमारा नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित होता है। दूसरा होता है हमारा यथार्थवादी सिद्धांत, व्यवहारिक राजनीति और शक्ति संतुलन पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्व। महत्व में आप लिख सकती राजनीतिक दायित्वों की प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य और नागरिकों के संबंधों को परिभाषित करता है। यानी ये जो है ये राज्य और नागरिकों के जो संबंध होते हैं उनको भी परिभाषित करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों की राजनीति में लागू करता है। अब हम देखेंगे राजनीतिक दायित्व आखिर होते क्या हैं, इनका परिचय। राजनीतिक दायित्व यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है जो नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। यह उन कारणों की व्याख्या करती है जिनकी वजह से नागरिक राज्य के कानूनों और आदर्शों का पालन करती है। ठीक है, यही हमारे राजनीतिक दायित्व कहलाते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख पहलू। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कानूनी दायित्व, राज्य के बनाए कानूनों का पालन करना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक दायित्व, नागरिकों के रूप में समाज और राज्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी रखना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक अनुबंध, नागरिक और राज्य के बीच एक अघोषित समझौता जहां राज्य सुरक्षा और कल्याण प्रदान करेगा और नागरिक राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आदर्शवादी सिद्धांत और राजनीतिक दायित्वों पर प्रभाव। यानी जो आदर्शवादी सिद्धांत है उनका राजनीतिक दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राज्य और नागरिकों के संबंध। किस तरह से आदर्शवादी सिद्धांत राज्यों को केवल शक्ति का स्रोत नहीं मानता बल्कि न्याय और नैतिकता का संरक्षक बनाता है। यह नागरिकों को राज्य के प्रति नैतिक दायित्वों के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीतिक निर्णय। राजनीतिक निर्णय आदर्श और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ताकि वह समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय संगत हो सके। ठीक है, अब हम देखें नागरिक दायित्वों का विकास। यानी जो नागरिक दायित्व हैं उनका किस तरह से विकास हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिकों का दायित्व केवल कानून का पालन करना नहीं है बल्कि समाज में नैतिक और आदर्श मूल्यों का पालन करना भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य की जिम्मेदारी। राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना करे। जब राज्य अपने आदर्श कर्तव्यों का पालन करता है तो नागरिकों पर उसके प्रति दायित्व बढ़ जाते हैं। यानी देखिए राज्य का जो कर्तव्य होता है वो यही है कि समानता को, स्वतंत्रता को और न्याय को स्थापित करे। और जब राज्य ऐसा करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, तो नागरिकों के जो दायित्व हैं, जो उसके लिए सम्मान है, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे निष्कर्ष में आप लिख आदर्शवादी सिद्धांत राजनीति और समाज को एक नैतिक और न्यायपूर्ण दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। यानी देखिए जो आदर्शवादी सिद्धांत हैं वो राजनीति और समाज को एक नैतिक और न्यायपूर्ण दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत राजनीतिक दायित्वों को नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों से जोड़ता है। यानी देखिए ये जो है ये राजनीतिक सिद्धांतों को एक नैतिकता और न्याय के जो सिद्धांत हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करता है ताकि नागरिक और राज्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। इसीलिए ये दोनों को जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार एक आदर्श समाज और राज्य का निर्माण तभी संभव हो पाता है जब नागरिक और राज्य दोनों अपने नैतिक और राजनीतिक दायित्वों का पालन। यानी देखिए अगर हम दोनों के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो नागरिक और जो राज्य है दोनों अपने अपने जो दायित्व हैं उनका पालन करेंगे, तभी दोनों के बीच का जो संबंध है वो अच्छा स्थापित हो पाएगा। ठीक है, एंड यहाँ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको फुल बुक एक्सप्लेनेशन, फुल बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड इसकी जो और वीडियोस एंड क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कवर करवाया उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी ही प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप वहां से उन्हें सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।